नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत दिन नहीं बीते हैं जब सरकार इस बात की खुशी मना रही थी कि सोना सस्ता हो गया है। उसे ये लगा था कि इससे करंट अकाउंट डेफिसिट की दिक्कत कम होगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि दांव उल्टा पड़ जाएगा और सस्ते सोने से इंपोर्ट कम नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी। जोशी जी, बहुत स्वागत है आपका। फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो भी तब जब सोने के इंपोर्ट को कम करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं। कितनी फिक्र की बात लगती है आपको? देखिए, ये बात आपकी सही है कि जो ट्रेड डेफिसिट पिछले कुछ महीनों से नीचे आ रहा था वो अचानक ही बढ़ गया और दिसंबर के लेवल पे पहुंच गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इंपोर्ट्स, खासकर गोल्ड और सिल्वर, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से उछाला है। करीब 140% के करीब इसमें ग्रोथ देखी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि आगे चलते हुए इस तरह की इंपोर्ट ग्रोथ जो गोल्ड और सिल्वर में ये दिखाई देगी। उसका कारण यह है कि अभी तो दाम गिरे थे तो लोगों ने अपने परचेजेज एडवांस कर दिए, पर आगे चलते हुए क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कम अट्रैक्टिव होगा। उसके दाम नीचे आ रहे हैं तो उसका अट्रैक्शन भी कम होगा। तो आगे चलते हुए ये दोनों चीज़ें मुझे नहीं लगता इस साल ज़्यादा प्रेशराइज करेंगी। और क्रूड के जो दाम है वो तो कमज़ोर ही एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं इस साल। तो ट्रेड डेफिसिट मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कंट्रोल में रहेगा इस साल। जोशी साहब, सस्ते सोने ने इसकी मांग भी तो बढ़ा दी है। अगर ऐसा ही रहा तो इस स्थिति में कैसे निपटा जाएगा? क्या कर सकती है RBI और सरकार? देखिए, इसमें ये अपने आप ही करेक्ट होगी। जैसा मैं कह रहा था पहले कि जो सडन सर्ज आया है गोल्ड इंपोर्ट्स में, वो ये मेंटेन नहीं रहेगा। तो क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड काफ़ी कम है और अगले साल भी ग्रोथ की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो इंपोर्ट डिमांड जो नॉन गोल्ड, नॉन सिल्वर एरियाज़ हैं उनमें कम होगी। तो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिसिट है वो चिंता का विषय अवश्य बना रहेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट भी चिंता का विषय बना रहेगा। हमारा ये मानना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा नीचे आएगा और 4.5% ऑफ GDP पे वो 2013-14 में सेटल करेगा, जो कि काफ़ी कंफर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर है, पर पिछले साल के मुकाबले कम है। तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हम ओवरऑल ट्रेड और करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन में थोड़ी देख रहे हैं। और वल्नरेबिलिटी हमारी बनी रहेगी क्योंकि हम ग्लोबल कैपिटल फ्लोज पे डिपेंडेंट काफ़ी हद तक रहेंगे। जोशी साहब, यहाँ रुपया एक बड़ा रोल प्ले करता है इन सब बातों में, तो रुपये पर आपका क्या नजरिया बनता? अभी दबाव है, आगे क्या ट्रेंड आपको लगता है? देखिए, आगे का ट्रेंड काफ़ी हद तक इस पे निर्भर करेगा कि ग्लोबल रिस्क एपेटाइट कैसी रहती है। अभी जो फिलहाल जो इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि लिक्विडिटी अच्छी बनी रहेगी, जिस वजह से जो फंड एमर्जिंग मार्केट्स की तरफ एलोकेट होते हैं वो कुछ इंडिया में भी आएंगे और हमारी ग्रोथ भी थोड़ा सा पिकअप करेगी, तो थोड़ा अट्रैक्शन रहेगा कैपिटल के लिए। और हमारा ये मानना है कि मार्च 2014 तक रुपया जो है डॉलर के मुकाबले करीब 54 रुपीज़ टू $1 हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो बीच में वॉलेटिलिटी रहेगी, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया कि अभी फिलहाल उसमें और कमजोरी देखी गई है। तो 54 को हम मान के चल रहे हैं अगले साल का टारगेट मार्च 2014 का। अगर महंगाई की बात करें तो रिटेल महंगाई के आंकड़े आए हैं जोशी जी, कमी आई है इसमें। कल WPI के भी फिगर्स आने हैं। अगले 6 महीने का व्यू लेते हुए आप इसको कहाँ जाते देख रहे हैं? दोनों पिछले साल के मुकाबले नीचे रहेंगे। हमारा WPI का फोरकास्ट 6.3% एवरेज था, जिसमें डाउनसाइड रिस्क ज़्यादा है। इसका मतलब कि ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो थोड़ा और नीचे 6.3 से नीचे आ सकता है। वो फाइनल कॉल हम मानसून के बाद लेते हैं, जब फूड इन्फ्लेशन की सिचुएशन थोड़ा क्लियर हो जाती है। और जहाँ तक CPI इन्फ्लेशन का सवाल है, क्योंकि उसमें फूड का बहुत ज़्यादा वेट है, तो फूड इन्फ्लेशन कैसे बिहेव करती है उसका असर CPI पे दिखाई देगा। और जैसा कि मैं कह रहा था कि CPI इन्फ्लेशन ऑलरेडी नीचे आने शुरू हो गई है और ये क्योंकि डिमांड सिस्टम में काफ़ी कमज़ोर है, तो CPI इन्फ्लेशन को भी हम नीचे आते हुए देखेंगे। जी जोशी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्वार वायदा में फिर